तो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? सब कुछ बढ़िया? चलिए ग्रेट। तो आप सभी लोगों को याद होगा हम लोगों ने दो सीरीज एक साथ लॉन्च की है, जिसमें हम लोग ओसवाल पब्लिशर्स की गुरुकुल बुक का इस्तेमाल करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसकी? एमसीक्यूज की, चैप्टर वाइज सॉलिड स्टेट्स के, फिर सॉल्यूशन के, फिर लाइकवाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओसवाल गुरुकुल की सैंपल पेपर सीरीज की, जिसका वीडियो भी कुछ दिन पहले आया था। ये जो हम लोगों का वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसमें हम लोग वापस से चैप्टर नंबर 1 यानी सॉलिड स्टेट्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाला हूं हमारा 16th क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग 16th क्वेश्चन को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है, देखो जरा ध्यान से। एक सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए बी और ए एक्स बी वाई है, एक्चुअली ए एक्स बी वाई है, और ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहा है। इसमें जो एटम ए है इसने हर कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रखा है क्यूब के, और जो आपका एटम बी है उसने ऑक्यूपाई किया है द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ ईच ऑफ द क्यूब। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड। लगाओ इस क्वेश्चन को, चलो शुरू करो शुरू करो शुरू करो शुरू करो शुरू करो। इनफैक्ट यहां पर मैं एक चीज दे दूं आपको, यहां पर फेस आना चाहिए, फेस सेंटर ऑफ ईच ऑफ द क्यूब। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मुझे पकड़ में आ गई, ये फेस पर है। चलो तो हम लोग नोट पैड खोल लेते हैं और नोट पैड पर हम इसको ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि जो आपका ए एक्स बी वाई नाम का कंपाउंड है, इसमें जो एटम ए है उसने आपके सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं, और जो आपका एटम बी है उसने सारे के सारे फेस के सेंटर को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। तो भाई हम लोग सब जानते हैं कि जो भी आपका फेस सेंटर यूनिट सेल होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखो, जो आपका फेस सेंटर यूनिट सेल होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं, वी ऑल नो दैट, हमारे ये 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक ये फ्रंट में होता है जिसको मैं डॉट डॉट से बना देता हूं। ये 6 फेस होते हैं। अब ए ने सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रखे, मतलब ए ए ए ए ए ए ए और ए, ये ए 8 कॉर्नर पर है। तो क्योंकि ए आपके सारे कॉर्नर्स पर है, तो हम लोग जानते हैं हमारे पास तो 8 कॉर्नर्स हैं, मतलब 8 कॉर्नर पर ए है। लेकिन एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक कॉर्नर का मेरे प्यारे बच्चों कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 एटम, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 मतलब 1, ठीक है? अब आपके जो बी है वो फेस के सेंटर पे बैठे हैं, एक बी यहां, एक बी यहां, एक बी यहां, एक बी फ्रंट पे, एक बी यहां और एक बी यहां। टोटल आपके पास में जो बी है वो आपके फेसेस पर बैठे हैं। और हम लोग सब जानते हैं हमारे फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, हमारे फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो 6 फेस है, 6 पर बी है, एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 3। सो देयरफॉर ए है आपके पास में 1 और बी है आपके पास में 3। तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? ए बी 3। देखते हैं हमारा ये फॉर्मूला हमारे पास हमारे ऑप्शंस में हमें दिखाई दे पा रहा है या नहीं। हाँ, मुझे दिखाई दे गया। कहाँ गया बे? ये रहा। सो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो, ये रहा ए बी 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आप लोगों का सबका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आया था? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आया था? चलिए ग्रेट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें से आपको बताना है ना? एज इन फ्रैंकल डिफेक्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है
तो द क्रिस्टल शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो आप लोगों का ये टास्क है कि आप फ्रैंकल डिफेक्ट का डायग्राम बनाकर बताओ। आप लोग फ्रैंकल डिफेक्ट का डायग्राम बनाकर बताइए कि फ्रैंकल डिफेक्ट कैसा दिखाई देता है। क्या आप सभी लोग जानते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? भाई फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर आपके पास में यहाँ पर कैटायन है, यहाँ पर एनायन है, यहाँ पर कैटायन है, यहाँ पर एनायन है, देन यहाँ पर एनायन कैटायन एनायन कैटायन कैटायन एनायन, एक यहाँ पर लेट से वॉइड क्रिएट हो गया, फिर एनायन आ गया, एनायन कैटायन एनायन और कैटायन। अब ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, ये आपका जो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हुआ है, यहाँ से जो कैटायन गायब हुआ है वो कहाँ होगा? वो यहाँ पर कहीं पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर बैठ जाएगा, वो यहाँ पर कहीं पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर बैठ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर वो बैठ जाएगा। यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन यहाँ पर बराबर है, मतलब यहाँ पर नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और ये स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट है। स्टोइशियोमेट्री मतलब नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन बराबर है। शॉर्ट की में क्या होता है? शॉर्ट की में अगर एक कैटायन यहां से गायब हुआ है तो यहां से कहीं से एक एनायन भी गायब होगा, तो डेंसिटी भी कम होगी लेकिन चार्ज बराबर रहेगा। आई होप आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देख लो फ्रैंकल डिफेक्ट पर काफी सवाल देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है इनमें से नेटवर्क सॉलिड कौन सा है। नेटवर्क सॉलिड, भाई आयोडीन तो हो नहीं सकता, आयोडीन तो हो नहीं सकता, वाटर भी नहीं हो सकता, SO2 भी नहीं हो सकता, भले ही सॉलिड फॉर्म में हो। जवाब क्या होगा? डायमंड। डायमंड एक लार्ज कोवेलेंटली बॉन्डेड, एक लार्ज कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड है, जिसके अंदर नेटवर्क बना हुआ है। नेटवर्क सॉलिड आप लोग सब जानते हो, एक कार्बन, सेंटर वाला कार्बन इस प्रकार अरेंज्ड होता है, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसका। वी ऑल नो दैट, इजी क्वेश्चन था ये भी। अब यहां पर देखो थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ी आ रही है, क्लियरली यहां पर हमको ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे। मैं एक बार बुक से रेफर कर लेता हूं, मेरे पास में बुक खुली हुई है, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। मैं आपको इसके सारे ऑप्शंस लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 19? ओके, RA/2, ठीक है। जैसे आपको बताइए क्वेश्चन क्या है। दिस इज RA/2, ये R है, R इज इक्वल टू √3A/2, √3A/2। फिर तीसरा है R √3A/4, और चौथा है R इज इक्वल टू 3A/2, R इज इक्वल टू 3A/2। चलिए सॉल्व कीजिए। आपको बताना है एटॉमिक रेडियस स्मॉल r और जो आपके यूनिट सेल की एज लेंथ होती है a, एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल की, उसमें क्या रिलेशन होता है बताओ। अगर ये नहीं पता है तो मैं आपको इसका एक टेबल बनवा देता हूं। चलो हम लोग पहले नोट पैड खोल के हम लोग इसका एक टेबल बना लेते हैं। आप सभी लोग इसका एक टेबल बना लो जिन बच्चों को नहीं पता। बेटा देखो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, सर एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। एटॉमिक रेडियस को मैं R से डिनोट करता हूं। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक एटम है, ये दूसरे एटम से कनेक्टेड है, इसे बना लेता हूं। एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। ऐसे 4 एटम एक दूसरे से इस प्रकार इंटरकनेक्टेड है। फिर पीछे भी आपको कुछ एटम दिख रहे होंगे, पीछे की तरफ एक एटम यहां दिख रहा होगा, एक एटम यहां दिख रहा होगा, एक एटम यहां दिख रहा होगा, एक एटम यहां दिख रहा होगा। तो ऐसे करके तुमको क्यूब दिखाई देता है। तो ये जो एटम है, इस एटम का यहां से यहां का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज R।
तो ये एटॉमिक रेडियस है। और ये जो दो एटम यहां से यहां ने एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रखा है, ये यहां से यहां, ये एज लेंथ ए कहलाती है। तो हमें इन दोनों का रिलेशन पता लगाना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास में सिंपल यूनिट सेल है, अगर आपके पास में सिंपल यूनिट सेल है SCC, तो उसका रिलेशन होगा R इज इक्वल टू A/2। उसका रिलेशन क्या होगा? R इज इक्वल टू A/2। अब मान लीजिए अगर आपके पास में BCC आ जाए, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो इसमें रिलेशन होगा R इज इक्वल टू √3 A/2। ये टेबल आपके पास में बना हुआ होना चाहिए। मैंने सॉलिड स्टेट्स में इसका बहुत बढ़िया वाला डेरिवेशन कराया था। एक्चुअली याद करो, जब हम लोगों ने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी ना, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जब हम लोगों ने निकाली थी, तब हमने पूरा एक डेरिवेशन निकाला था। मैंने आपको पूरा इन डेप्थ डिटेल डेरिवेशन कराया था, उसमें ये है। एंड फेस सेंटर यूनिट सेल का हो जाएगा R इज इक्वल टू A/2√2 ये आपको टेबल याद रखना है, इसको नोट कर लो, ये आपके पास में हमेशा रहना चाहिए। तो हमसे BCC का पूछा गया है, √3 A/2। चलो √3 A/2 लगा के आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से मेरा वो सब मिट गया जो मैंने ऑप्शंस लिखे थे, कोई बात नहीं, डिजी बोर्ड है। तो मैंने शायद यहाँ पर लिखा था R इज इक्वल टू √3 A/2, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, बाकी सब गलत होंगे। चलिए छड्डो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितना इजी क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रॉपी। ना बेटा, एन आइसोट्रॉपी कौन शो करता है? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपको यहां पर बस चेक करना है कि मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है। क्या ग्लास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है? नहीं, ये एमॉर्फस ही कैटेगरी में आता है। क्या रबर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है? नहीं, ये भी एमॉर्फस है। प्लास्टिक भी एमॉर्फस है, मतलब सोडियम ब्रोमाइड ही मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और हो भी क्यों ना, ये एक आयोनिक सॉलिड है। और हम लोग सब जानते हैं हमारे आयोनिक सॉलिड हमेशा, हमारे जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा क्रिस्टलाइन कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था यार, तो हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, लल्लू चप्पू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। चलो निपटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टल लेटाइज बाय। अच्छा, मतलब एक आयोडीन के मॉलिक्यूल को दूसरे आयोडीन के मॉलिक्यूल ने कौन से फोर्स से जकड़ रखा है? अब देखो, आयोडीन के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स, आई मीन दोनों एटम आयोडीन के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। कोवेलेंट के साथ साथ में ये नॉन पोलर बॉन्ड है। कोवेलेंट के साथ साथ में कैसा है? ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है ना। नॉन पोलर बॉन्ड में ना तो इस एटम पर कोई पोलैरिटी है, ना तो इस एटम पे कोई पोलैरिटी है। तो इस वजह से कूलम्बिक फोर्स तो आ नहीं सकता, क्योंकि कोई आयोनिक नहीं है, ना तो ये कैटायन है ना तो ये एनायन है, तो ये तो हट गया। दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पूछा है ना ये भाई। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं हो सकता। अच्छा, डाइपोल डाइपोल। अब बेटा डाइपोल डाइपोल के लिए हमारे पास में पोलर बॉन्ड्स होने चाहिए। हमारे पास में बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए? पोलर। लेकिन ये तो क्लियरली नॉन पोलर दिख रहा है, तो ये भी गया तो लंडन फोर्सेस, जो कि सबसे कमजोर होते हैं। यहां पर आपको लंडन फोर्सेस ही दिखाई देंगे। देखो, एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास में एलिमिनेशन मेथड करने की टेक्निक हो तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग्स ऐप डाउनलोड करेंगे। जो भी स्पेशल क्लासेस वहाँ पर जो होती हैं हमारी, अगर आपको हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी तो आपको उसके लिए कोड यूज़ करना है ग्रेविटी, यानी अपने ग्रेविटी सर्कल का ग्रेविटी। अनअकैडमी पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर देकर आप अपनी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है वो चूज़ करके आप अपनी कैटेगरी पर जाएंगे, क्लास 6 to 12। वहाँ पर आप IIT JEE नीट फाउंडेशन क्लिक करेंगे और वहाँ पर यूज़र प्लान जो होता है अनलॉक द फ्री प्लान, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे, ग्रेविटी लिखेंगे। आप सेल्फ स्टडी का भी यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पर जाकर फ्री लाइव क्लासेस पर जाकर आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं।
आप सेल्फ स्टडी पर जाकर फाइंड द बेस्ट कोर्सेज एंड बैचेस पे जाकर आप मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स के बैचेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया, रेज अ हैंड फीचर। गाइज रेज अ हैंड फीचर में आप लोग डायरेक्टली मुझसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हो वाइल टेकिंग द क्लासेस। तो रेज अ हैंड फीचर अनअकैडमी का यूएसपी है। आप आस्क का डाउट फीचर भी यूज कर सकते हो, कमेंट के पास में क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा भी अनअकैडमी पर डाउट एंड सॉल्यूशंस 24/7 अवेलेबल है। आपको बस एक फोटोग्राफ खींचकर वहां पर अपलोड करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो गाइज आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको ढेर सारी फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बैच कोर्सेज मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी और स्टडी मटेरियल। टॉप एडुकेटर्स तो यहाँ पर है ही। गाइज अनअकैडमी पर अभी एक बहुत बम्पर ऑफर चल रहा है जिसमें आपको IIT JEE विद फाउंडेशन या नीट UG विद फाउंडेशन लेना है। अगर आप अभी क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जो एक्चुअल प्राइस वाला जो 75,500 का है वो 61,000 में मिलेगा और नीट का आपको 57,000 में मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ टॉप 500 एडुकेटर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। ये जल्दी से जल्दी इस पर एनरोल कर लीजिए एंड गाइज लेट्स क्रैक इट। अरे भाई साहब ऐसे क्वेश्चन पूछो कि कैसे मजा आएगा, आप मेरे को बताओ कैसे मजा आएगा। FCC के अंदर फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 4। भाई FCC के अंदर 4 होते हैं, BCC के अंदर 2 होते हैं, SCC के अंदर 1 होता है। बहुत ही घटिया क्वेश्चन, 2 की जगह 3 लिख दिया, सॉरी 2 होते हैं। बहुत ही घटिया क्वेश्चन, समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं ना। ये क्वेश्चन पर्सनली मेरे को लगता है कि कहीं नहीं पूछा जाएगा, इट इज ऑफ नो यूज। ये क्वेश्चन का मेरे हिसाब से कहीं से कहीं तक कोई यूज बनता ही नहीं है। आई कैन से दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन एक टेबल के ऊपर बेस्ड है। खैर चलो टेबल को मैं तोड़ के बताता हूं। अच्छा एक मिस्टेक यहां पर, ये C होना चाहिए। तो देखो यहां पर A और B यानी 2 एजेस बराबर हैं, लेकिन ये C के बराबर नहीं है। A और B का बॉन्ड एंगल यानी अल्फा और बीटा का बॉन्ड एंगल 90 है, लेकिन गामा का बॉन्ड एंगल 120 है। बेटा ये सारी बातें आपको ब्राविस लेटाइस के टेबल के अंदर मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर। ये सारी बातें आपको हेक्सागोनल के अंदर देखने को मिलेगी। खैर रटने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छी इसकी ट्रिक वहां पर बता रखी थी, एक बार आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज नॉट दैट मच ऑफ यूज। अब ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। ये आपसे पूछ रहा है ऑर्थोरोम्बिक जो होता है, ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा और गामा के एंगल के बारे में आपसे ये बात कर रहा है। बताओ अल्फा बीटा और गामा ऑर्थोरोम्बिक। भाई ऑर्थोरोम्बिक के अंदर सभी एंगल्स बराबर होते हैं, ये भी आपको टेबल से मिल जाएगा। खैर यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इतना ज़्यादा यूज का नहीं है। अगर आपका गलत भी होता है तो मैं आपको गलत नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा वो क्वेश्चन। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन विच। तो एक बार परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं हमारी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम सिंपल यूनिट सेल की होती है। सबसे कम सिंपल यूनिट सेल की होती है कितनी? आई थिंक 54% इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। फिर इससे ज्यादा होती है हमारे BCC की 68%, और सबसे ज्यादा होती है हमारे फेस सेंटर यूनिट सेल की, दैट इज 74%। तो बस यहां पर हमारा जवाब आ गया हमारे पास में। सबसे ज्यादा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? FCC की 74%। तो हो गया हमारा काम खत्म, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज को आप किस सॉलिड के अंदर देखते हो? ठीक है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फ्री आयन्स होने चाहिए। मतलब या तो मेरे पास में आयोनिक सॉलिड होगा या तो मेरे पास में मेटालिक सॉलिड होगा। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी आते ही मेरे माइंड में खत्म हो जाता है सारे डाउट्स, ये मेटालिक सॉलिड की बात कर रहा है। फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, कोवेलेंट सॉलिड का हाई होता है, लेकिन ये ना तो डक्टाइल होते हैं ना तो मेलिएबल होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट इसमें कंडक्टर होता है। और आयोनिक सॉलिड कंडक्टर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर B इज परफेक्ट।
क्या ही बोले यार, ऐसे क्वेश्चंस में क्या ही बोले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुलजारी लालो, देखो जरा प्यारो। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन सा है इसमें से? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल देखो, डायमंड तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये तो है नहीं। रॉक सॉल्ट बेसिकली एक आयोनिक सॉलिड है, इसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, यूजुअली सोडियम क्लोराइड। तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये हमेशा लेटाइस बनाता है। ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। आयोनिक सॉलिड हमेशा लेटाइस बनाते हैं, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो ये एक सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, एक लेटाइस बनाते हैं। इसमें हमको पता नहीं होता कि ये कैटायन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इसके ऊपर वाले से जुड़ा है। तो ये मॉलिक्यूलर की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, ये सॉलिड लेटाइस की कैटेगरी में आएंगे। और क्वार्ट्ज भी बेसिकली एटॉमिक बनाता है। तो ड्राई आइस ही इसका बेस्ट जवाब है। ड्राई आइस बोले तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है ना। बहुत इजी सवाल है, हम लोगों ने इसको एग्जाम्पल्स में पढ़ रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इस पर सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। जो भी आपके अल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं, इनके क्रिस्टल में, इनके सॉलिड में जो कलर का अपीयरेंस होता है वो किस वजह से होता है? भाई फ्रैंकल डिफेक्ट्स में कभी नहीं मैंने पढ़ा, शॉर्टकी में नहीं पढ़ा, और इंटरस्टिशियल तो आयोनिक में होते ही नहीं है। अल्कली मेटल हैलाइड्स हमेशा आयोनिक होंगे, जैसे कि तुम्हारा NaCl, तुम्हारा KCl, तुम्हारा LiCl, ये सब आयोनिक होते हैं। तो इंटरस्टिशियल तो इसमें होता नहीं है, तो बस F सेंटर ही होगा, फावरे सेंटर। भाई आप लोग सब जानते हो ना फावरे सेंटर का क्या मतलब होता है? एक एनायन लेटाइस को छोड़ देता है, एक जो आपका एनायन होता है वो लेटाइस को छोड़ देता है। द एनायन लीव्स द लेटाइस, द एनायन लीव्स द लेटाइस बट इट्स इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट इन द वॉइड। अपने इलेक्ट्रॉन को अपने वॉइड में छोड़ जाता है, फिर सराउंडिंग से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब एनर्जी रिलीज करके अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो जिस भी विजिबल सेक्शन में होती है हमको वैसा कलर दिखाई देता है। जैसे NaCl में येलो कलर दिखाई देता है, KCl में वॉयलेट कलर दिखाई देता है, एंड इसमें पिंक कलर दिखाई देता है। तो ये हम लोग जानते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया इस क्वेश्चन को करके, सीरियसली इस क्वेश्चन को करके मजा आया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ABCC, हेटर्स आर BC एंड आगे और लगा दो C। तो BCC के अंदर कितना परसेंटेज एम्प्टी स्पेस है? तो भैया परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी BCC की होती है 68%, मतलब इतने परसेंट उसके अंदर पार्टिकल्स बैठे हैं। तो वॉइड्स कितने हैं? वॉइड्स होंगे इसके अंदर 32%, वॉइड्स इसके अंदर होंगे 32%। तो बहुत सारे बच्चे 68 लगा देंगे, पर क्वेश्चन पढ़ो वो एम्प्टी स्पेस पूछ रहा है, सो 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पाइजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन, बेटा ये रिकॉर्ड प्लेयर्स के अंदर यूज करते हैं, ये साउंड वेव क्रिएट करने के काम में आते हैं। तो जो रिकॉर्ड प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर जो साउंड निकलता है उस साउंड वेव्स को क्रिएट करने के काम में आते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टीवी में से कोई रोल नहीं होता, ये मैंने पढ़ाया नहीं है और ये आता भी नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिखेंगे। जिनको नहीं आ रहा वो इस क्वेश्चन के आगे स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं अपनी पोजीशन एक्वायर करते हैं, वो कैसी ऑक्यूपाई करते हैं? मतलब एक पार्टिकल जैसे यहां है, एक 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 यहां है और एक यहां है। तो ये पार्टिकल्स ने ये जो पोजीशन ऑक्यूपाई करी है, ये पोजीशन किस वजह से ऑक्यूपाई करी है? क्या इस पोजीशन पर इन सभी पार्टिकल्स का, क्या इस पोजीशन पर इन सभी पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा,
0 होगा या इनफाइनाइट होगा। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना आप लोग, केमिस्ट्री में एक रूल काम करता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब अगर आपके पास में एनर्जी ज्यादा है तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर आपके पास में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपकी एनर्जी कम होगी। अब एक एटम क्रिस्टल क्यों बनाता है, एक एटम क्रिस्टल क्यों बनाता है, टू गेन स्टेबिलिटी। भाई एक सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सब एक दूसरे से चिपक चिपक के क्यों बैठ रहे हैं, ये सब एक दूसरे से इस प्रकार चिपक चिपक के क्यों बैठ रहे हैं, ताकि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। अब अगर ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो इनको इनकी क्या रिड्यूस करनी पड़ेगी, एनर्जी। तो मैक्सिमम इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, जीरो एनर्जी होगी तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जीरो एनर्जी कभी नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग जाएंगे मिनिमम स्टेबिलिटी के ऑप्शन के साथ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प का मतलब समझते हो, मतलब मैंने बोल दिया कि अगर मेरा NaCl 750 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा तो वो 750 पर ही होगा, 749 पर भी नहीं होगा, 748 पर भी नहीं होगा, 751 पे भी नहीं होगा। 750 मतलब 750, तो वो क्यों होता है। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। भाई अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वो तो एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, हमको तो क्रिस्टलाइन पूछा है। सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी भी मेरे को गलत लग रहा है। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल, यही तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन भी है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जब उसके अंदर अपने पार्टिकल्स का एक रेगुलर सिस्टमेटिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एक बड़े पीरियड पे, एक लंबे पीरियड पे, एक लंबी देर तक, लंबी रेंज तक, तो वही तो क्रिस्टलाइन बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। अरे भाई साहब, इसको तो दिमाग में बॉडी सेंटर चल गया आज, इसकी बॉडी बना के मानेगा, जिम जाएगा, जिम लवर है लगता है। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर, ये फ्रैक्शन पूछ रहा है, ये फ्रैक्शन पूछ रहा है। अगर परसेंटेज पूछते हम लोग तो इन वैल्यूज को 100 से मल्टीप्लाई कर ले, तो बॉडी का परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता है। तो अगर मैं 68 के परसेंटेज को हटाकर 100 से डिवाइड कर दूं, 0.68 विल बी द फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हलवा क्वेश्चन हमारे पास में आया, देखो प्यारा प्यारा हलवा क्वेश्चन। अब आएगा तुम्हारे सामने एक शानदार वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो इसको, एक यूनिट सेल है आपके पास में एल्यूमिनियम का, और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है विद एन एज लेंथ, आपको यहां पर एज लेंथ दे रखी है 405 पिकोमीटर की। ठीक है, एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से, 405 पिकोमीटर। आप लोग चाहें तो इस 405 पिकोमीटर को 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। क्योंकि हमारे जो अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं, वो इसी हिसाब से काम करते हैं। तो हम लोग इसको पिकोमीटर्स को 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, चलो और देखो, पढ़ो आगे क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तो लेट मी क्रॉस चेक इट वंस। पिकोमीटर ही दे रखा है, ठीक है, चलो चलेगा, गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या बोल रहा है, डेंसिटी। अच्छा ओके, डेंसिटी यहां पर सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, इसको मीटर में को मेरे को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर +2 सेंटीमीटर। तो मेरे को यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 405 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर्स। सर आपने सेंटीमीटर में एज लेंथ को क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरी जो डेंसिटी दे रखी है,
क्योंकि मुझे जो डेंसिटी दे रखी है वो 2.70 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। अगर यहाँ पर ये मीटर क्यूब होती तो मैं ये वैल्यू लेता, ठीक है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। तो गाइज मैं नोट पैड खोलूंगा, और नोट पैड पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखूंगा। सो हियर इज माय नोट पैड, और यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि भाई साहब मेरे पास में एज लेंथ दे रखी है 405, क्या हो रहा है यार, एज लेंथ मुझे दे रखी है 405 पिकोमीटर। मैं जानता हूं 1 पिकोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर और 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, देयरफॉर ए विल बिकम इक्वल टू 405 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर्स। मुझे डेंसिटी यानी रो दे रखा है 2.70 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे पूछा गया है कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम का। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव, क्या किसी को फॉर्मूला याद आया, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू एज लेंथ का क्यूब। क्या ये फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद है? चलिए, अब आपको यहां पर डेंसिटी दे रखी है 2.70 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, जेड इफेक्टिव हमें पता नहीं है। एल्यूमिनियम का मास कितना लोगे, एल्यूमिनियम का मास कितना लोगे भाई, बताने की जरूरत थोड़ी, एल्यूमिनियम का मास 27 होता है ग्राम्स पर मोल, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर के लिए होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 405 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर का क्यूब भाई, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, और ये जो पार्टिकल है दिस इज, इसके मोल से इसका मोल कट जाएगा, पार्टिकल है ना पर मोल, इतने पार्टिकल्स पर मोल है, तो मोल से ये मोल कट गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो z की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको 6 मान लेता हूं, इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 405। एक काम करें, 405 को 4 लिख लें और इसको 10 टू द पावर 2 कर लेते हैं, और ये 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -8। तो इसको लिख लेते 4 और 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -8, तो 10 टू द पावर -8 का क्यूब हो जाएगा 10 टू द पावर -24। तो -23 -24 को काट देगा, तो 4 4 16 16 64, तो 6.4 लिख लेते हैं इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2.70, नहीं 2.70 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और नीचे आ जाएगा 27, तो 27 इसको 1/10 टाइम्स काट रहा है, फिर हो जाएगा 6 4 24, 2 कैरी, 6 6 36 37 38 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.84, यानी अप्रोक्सीमेटली 4। और बेटा अगर तुम्हारे z की वैल्यू 4 आती है तो वो तो FCC होता है, तुम्हारे जो z की वैल्यू 4 आती है तो वो तो FCC होता है। तो इसको सॉल्यूशन चेक कर लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके। मैं वापस से होम स्क्रीन पे जाके यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास में ऑप्शन में कहीं पर FCC है। हाँ जी, मेरे पास में FCC मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, क्योंकि मेरे Z इफेक्टिव की वैल्यू 4 आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 3.88 आ रही है, मैं उसको 4 मान के आगे बढ़ सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करके देखते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो चेक करते हुए बढ़ते हैं आगे। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस देयर फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही बात है, अगर आप फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ज्यादा लंबे समय तक हीट करोगे तो पैरामैग्नेटिक परमानेंट बन जाते हैं। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट लूज देयर, नहीं, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी देखो,
एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट कैंसल। नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है। एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर एक का डोमेन अगर ऐसा होगा, दूसरा डोमेन ऐसा होगा, फिर तीसरा ऐसा होगा तो चौथा ऐसा होगा, पांचवा ऐसा होगा तो छठा ऐसा होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं। ऑप्शन नंबर डी एक बार चेक कर लेते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिमेन एज सच इवन। हाँ, ये पॉइंट भी सही है दादा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं। अगर आपने इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक, जैसा कि मान लो ये सारे डोमेन ऐसे खड़े, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो अगर आपने इनको मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में रख दिया तो ये उस डायरेक्शन में परमानेंटली अरेंज हो जाएंगे और ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। दे विल बिकम परमानेंट मैग्नेट। तो ये वाला पॉइंट सही है। और वो ए वाला पॉइंट भी सही था कि अगर तुमने किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लंबी हीटिंग कर दी, प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दी, अच्छी खासी हीटिंग कर दी, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर करेक्ट। मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल करेक्ट आंसर था। तो चलो गाइस, आज के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, 33 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में बचे हुए 25 क्वेश्चन में से देखते हैं कितने सॉल्व कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में से कंप्लीट करने की। ये सेकंड वीडियो हो गया। तो गाइज आज के लेक्चर के अंदर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने सही गए कितने गलत गए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे लाडलो।